अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि बहुत ही अहम सवाल है जो अक्सर लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी में फ़र्क क्या है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा, जी। फालतू अननेसेसरी कंफ्यूजन है। हाँ। पहले ज़माने में क्या था, बाईपास सर्जरी नहीं थी। जिनको भी हार्ट में ब्लॉक्स होते थे, हार्ट अटैक होता था, लेकिन बाईपास सर्जरी का इजहार नहीं हुआ था अभी तक। तो हार्ट में होल है, वाल्व खराब है, तो हम छाती खोलते थे, हार्ट लंग मशीन पे डालते थे, हार्ट को रोकते थे, हार्ट को खोलते थे, क्योंकि किसी के वाल्व को रिपेयर या रिप्लेस करना है, किसी का अंदर का होल क्लोज करना है, तो उसको तो हार्ट के अंदर जाना है। हार्ट के अंदर जाना है तो इसका मतलब ओपन करना है हार्ट को, तो उसको तो रोकना ही है ना जी, हार्ट और लंग्स को। तो ये होती है ओपन हार्ट सर्जरी। अब जब बाईपास सर्जरी चालू हुई तो बाईपास सर्जरी तो हम हार्ट के सरफेस पे करते हैं, हार्ट को तो कोई खोलते नहीं है। तो फिर वो बाईपास सर्जरी, बट अगर हम उसको हार्ट लंग मशीन पे डाल रहे हैं, हार्ट को रोक रहे हैं और हार्ट के ऊपर ये बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, तो एक्चुअली जो जिस्मानी कोई फ़र्क नहीं है, इट्स द सेम टू सेम। बट आगे चल के हमने ये बीटिंग हार्ट सर्जरी चालू करी। बीटिंग हार्ट सर्जरी चालू करने से क्या होता है कि कोई हार्ट लंग मशीन नहीं, कोई हार्ट का रोकना नहीं, कोई खून का प्लास्टिक सरफेसेस पे मशीनों पे जाना नहीं है। तो फिर वो बाईपास सर्जरी और बीटिंग हार्ट टोटली अलग चीज़ है। और ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी ऑन ए स्टॉप्ड हार्ट विद हार्ट लंग मशीन अलग चीज़ है। आपके ध्यान में आई मेरी बात? जी हाँ, बिल्कुल है। थैंक यू। जी हाँ, तो मैं ये यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जब भी हार्ट का कोई पेशेंट, जो भी मरीज जो है हॉस्पिटल में दाखिल होते के साथ ही उसको एंजियोग्राफी टेस्ट का मशवरा क्यों दिया जाता है? अच्छा, मैं अभी आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि आपको अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जाहिर है कि सारे आम जनता को भी रहेगी। जी हाँ। देखो, अभी आप एक फर्ज करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मिस्टर रामस्वामी है, 67 साल के, वेल प्रिजर्व्ड, योगा गीगा करते थे, अच्छी प्रिजर्व्ड सेहत है उनकी, और उनको सुबह वॉकिंग जाते वक्त थोड़ा सा दिल में हल्का सा दबाव शुरू हुआ, पेन सा शुरू हुआ, तो आते हैं डॉक्टर के पास, उसे हम बोलते हैं एंजाइना। तो एंजाइना हो रहा है, एंजाइना जिससे सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब शायद अंदर ब्लॉक्स हो गए हैं। फिर हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल ईसीजी निकालते हैं। नॉर्मल ईसीजी, अगर उनको कोई हार्ट के अंदर रिदम अबनॉर्मलिटी नहीं है, या पहले का हार्ट अटैक आकर गया नहीं है और उससे स्कार्स नहीं हुए हैं, तो उस ईसीजी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। और ईसीजी नॉर्मल है, इसका मतलब उसके हार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर उनको हम एक ट्रेडमिल टेस्ट कराते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या कराते हैं कि ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, पहले ईसीजी लेते हैं, ईसीजी नॉर्मल है, फिर चलो ट्रेडमिल पे उनका बॉडी का वेट क्या है और उनकी हाइट क्या है, उसके हिसाब से वो कितना दौड़ सकते हैं, यानी कि हार्ट की रफ्तार जो है इनकी कितनी ऊपर तक ले जा सकते हैं, उसका एक गणित डालते हैं। और उस गणित डाल के स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसा उनको दौड़ाते जाते हैं। और उनके ऑप्टिमम हार्ट रेट तक जाके भी अगर ईसीजी नहीं बदला, इसका मतलब अंदर कोई ब्लॉक्स नहीं है। अगर कोई ब्लॉक्स होते तो जैसे दौड़ते हैं तो दिल और जोर से और फास्ट और हार्ड धड़कता है और ज़्यादा खून मांगता है, और वो लाने के लिए नसें फूल जाती है। और चूंकि वहाँ ब्लॉक्स है तो डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन सप्लाई इज फिक्स्ड, तो हार्ट के उस मसल्स पे इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी बदल जाती है और ईसीजी बदलता है। तो इस सिंपल से इनडायरेक्ट चीप टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, और अगर कोई गड़बड़ दिखती है तो फिर हम उसको फिर एंजियोग्राम करना पड़ेगा। क्योंकि एंजियोग्राम क्यों करना है? एंजियोग्राम क्या चीज़ है? एंजियोग्राम में हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, जो ऑर्गेनिक आयोडाइड डाई है, जो एक्सरे में दिखता है, रेडियोपेग है, और वो सारी नसों में जाते वक्त ये एक्सरे पे नसें दिख जाती है। और ये एक्सरे वीडियो फिल्म लिया जाता है, और इस वीडियो फिल्म में हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ ब्लॉक्स है, कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, कितने ज़्यादा फैल गए हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसमें कैल्शियम है क्या, वगैरह 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 सब मालूम पड़ जाता है। और फिर हम तय कर सकते हैं कि क्या इस इंसान को जिसको ब्लॉक्स हो गए हैं, सिर्फ दवा से और लाइफ की शिस्त, डिसिप्लिन से हम ठीक रख सकते हैं क्या, मेडिकल मैनेजमेंट, या नहीं ब्लॉक छोटे मोटे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं ब्लॉक्स ज़्यादा स्तर तक है, ज़्यादा हद तक है, तो फिर कुछ करना पड़ेगा, दवा से नहीं मानेगा।
अगर ब्लॉक सिंगल है, टाइट है, इतना क्रुकेड और लंबा नहीं है, तो उसको आसानी से स्टेंट कर सकते हैं। और ये स्टेंट बराबर जिसको बराबर स्टेंट की ज़रूरत है और वो स्टेंट ठीक से बैठ सकता है, जो गाइडलाइन है, तो फिर ये स्टेंट सालों साल चल सकता है। आप 15 साल के भी बाद देखो तो वो एकदम ठीक है आदमी, अगर वो जिम्मेदारी से अपनी डिसिप्लिन निभा के चल रहा है लाइफ की। और जिनको मल्टीपल ब्लॉक्स हो गए हैं, ब्लॉक काफ़ी क्रुकेड है, फिर उनको बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। तो क्या ट्रीटमेंट करना है, वो डिसीजन लेने का जरिया है एंजियोग्राम। तो सबको पकड़ के एंजियोग्राम करते ऐसा नहीं है। और अगर किसी हॉस्पिटल में 100 एंजियोग्राम हुए और उसमें से 50, 40, 45 एंजियोग्राम नॉर्मल निकल रहे हैं, तो फिर मे बी देयर अननेसेसरी एंजियोग्राम्स। तो एंजियोग्राम किसको करना नहीं करना उसके भी गाइडलाइंस है। जी। तो वो जो भी माहिर है कार्डियोलॉजिस्ट उसको मालूम है, तो ऐसा पकड़ के किसी को भी एंजियोग्राम नहीं करते हैं, गलत बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ओपन हार्ट सर्जरी हो या बाईपास सर्जरी हो, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और एक मरीज को इस सर्जरी के बाद कौन सी एहतियात करनी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए? देखो, किसी को भी हम ऑपरेशन करें, छोटा मोटा करें, इवन जो हम खुद ना करते हैं जी, या दिमाग का ऑपरेशन करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं, हर एक ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हार्ट सर्जरी तो बड़ी सर्जरी है, उसमें हम हार्ट को रोक रहे हैं, मशीन पे डाल रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें करें जो अननेचुरल है, तो कॉम्प्लिकेशन तो होगी। और कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मोटे तौर पे अगर देखोगे, अब मैं हूँ, मुझे थोड़ा तजुर्बा है ऑपरेशन का, और मेरे पास 100 पेशेंट आए, किसी को रिस्क ज़्यादा है, किसी को रिस्क कम है, किसी को रिस्क बहुत ही कम है, तो ऑन एवरेज अगर मैं देखूं तो हमारे हाथ में 0.5% से 1% तक रिस्क रहेगी। रिस्क मतलब इसको जान को कुछ कम ज़्यादा होए, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, ब्रेन एट्सेट्रा। और जैसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हो गए उस केस में, वैसी रिस्क बढ़ती जाती है। तो हमें कैसा मालूम पड़ता है किसमें रिस्क ज़्यादा है? तो इसका एक रिस्क स्कोरिंग बोल के भी आया है शास्त्र। ये हम यूजुअली 2 टाइप के रिस्क स्कोरिंग यूज़ करते हैं। एक तो है यूरो स्कोर, जो यूरोपियन लोगों ने उसका इजहार किया है, और दूसरा है अमेरिकन यूरो स्कोर, अमेरिकन स्कोरिंग सिस्टम, जो STS बोल के एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, STS रिस्क स्कोर। आइदर बोथ आर गुड, और हम हर एक को स्कोरिंग करते हैं और स्कोरिंग के अनुसार उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी रिस्क इतनी % हो सकती है, और उसको एक्यूरेटली बता सकते हैं। तो जब हम केस शीट बनाते हैं उसको एडमिट के बाद, वहाँ पे उसका स्कोर भी लिख देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल एक सर्जरी जो बहुत ज़्यादा मकबूल होती जा रही है और उसको हार्ट ट्रांसप्लांट कहा जाता है। हम तो जब ये टर्म सुनते हैं तो हमको इतनी ज़्यादा घबराहट शुरू हो जाती है कि किस तरह से किसी एक इंसान के सीने का दिल किसी और दूसरे इंसान के सीने में आप लोग किस तरह से करते हैं? हाँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये चीज़। आपको मैं थोड़ा सा, मैं आपका 1 मिनट ज़्यादा लूँगा मैं। एक 18th सेंचुरी में जब सर्जरी शुरू हुई थी, जर्मनी वाज द लीडर। सारी जो सोफिस्टिकेशन थी, ये जो सिविलाइजेशन है, उसका टिप था मेडिकल में, सब जर्मनी। वहाँ पे बड़े बड़े माहिर सर्जन्स थे। उनमें एक नाम था थियोडर कोकर। थियोडर कोकर साहब स्विट्जरलैंड, जर्मनी, उस एरिया में पूरा बड़े फेमस थे और सारे वर्ल्ड में फेमस थे। तो जो थियोडर कोकर साहब बोलते थे वो फाइनल था। तो ये हार्ट का सर्जरी करना, ऐसी आइडिया, ऐसी मरमर चलती रहती थी। तो उन्होंने बड़ा डांट दिया था, और एक दिन एक भाषण में उन्होंने बोला था, स्पीच में, कि जो भी सर्जन हार्ट को काटने की, हार्ट को हाथ लगाने की हिकमत करेगा, वो सबके नज़रों में गिर जाना ही जायज़ है। ओके तो ये जो अंग्रेजी सेंटेंस है वो अभी सारे हमारी कार्डियक सर्जरी की टेक्स्ट बुक में शुरुआत में हंस के लिखते हैं। 1896 में एक जर्मन वॉर में एक जर्मन आर्मी सर्जन थे, रेन साहब। और रेन साहब ने एक सर्जन को, एक पेशेंट को बायोनेट की इंजरी हुई थी, और बायोनेट घुसा था हार्ट में, और उन्होंने वो खोल के वैसे रख दिया था बायोनेट। तो वो पेशेंट मरा नहीं, उसको उठा के लेकर आए थे, और उन्होंने बड़ी शिद्दत से उसका वो खाती खोल के टाके डाल के वो बायोनेट निकाला, और वो हार्ट की इंजरी को, वो थी पहली कामयाब हार्ट सर्जरी। और वहाँ से 1896 से लेके अगर आप देखोगे 50 साल के बाद कहाँ से कहाँ चले गया इंसान। तो इंसान बड़ा कुरापती है, चुप नहीं बैठता। और मेरी खुद की ज़िंदगी में
1953 में मैं पैदा हुआ, हार्ट सर्जरी चालू हुई थी इंडिया में हमारे केईएम हॉस्पिटल में, और बाय द टाइम आई बिकेम ए हार्ट सर्जन एंड नाउ आई एम ए सीनियर हार्ट सर्जन, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। तो मेरे सामने हार्ट सर्जरी बड़ी बहुत ही बेसिक थी। नहीं, मैं जब शुरू हुआ तो बहुत आसान नहीं थी। और मैं यहाँ के जयदेवा बनाया, वी यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लॉट ऑफ पेशेंट्स टू डाई, कॉम्प्लिकेशंस इज टू वेरी कॉमन। हर एक पेशेंट को रात भर हम मॉर्फिन में डुबो के वेंटिलेटर पे डाल के रखते थे। बट अभी हम टेबल पे ही सारा वेंटिलेटर निकाल देते हैं, कभी कभार किसी को ब्लड देते हैं, और स्टेंट्स वगैरह तो था ही नहीं, नामो निशाना नहीं था। अभी ऐसा है कि 70% लोगों को ऑपरेशन भी नहीं करते, खाली स्टेंट पे हो जाता है। तो ये करते 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 1967 में ग्रूट श्रूर हॉस्पिटल बोल के केप टाउन में, वहाँ पे जिन्होंने ये पहली बार किया हार्ट ट्रांसप्लांट, तो ही वाज वर्किंग इन स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल इन USA। स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल में एक शुम्य साहब थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी पेशेंस से एंड करेक्टली कैसे एक चीज़ को, टेक्नोलॉजी को ऊपर उठाने चाहिए स्टेप बाय स्टेप, वैसा उन्होंने हार्ट सर्जरी की बुनियाद, हार्ट ट्रांसप्लांट की बुनियाद डाली थी। इन्होंने जाके वहाँ पे केप टाउन में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया इंडिपेंडेंट, और वहाँ से शुरुआत हुई। आपको ताज्जुब होगा, 67 में साउथ अफ्रीका में हुआ, सारी दुनिया भर में धूम मच गई हार्ट ट्रांसप्लांट की। 68 में केएम हॉस्पिटल बॉम्बे में एक पीके सेन साहब बोल के थे, हार्ट सर्जरी के डिपार्टमेंट के हेड थे जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया। और वो हार्ट ट्रांसप्लांट का पेशेंट 15 दिन के बाद मर गया। इनके भी पहले पेशेंट जो किए थे ये साउथ अफ्रीका में, वो भी बहुत सारे मर गए थे पहले, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं था, कायदा नहीं था जिससे ये हार्ट ट्रांसप्लांट अलाउड हो। तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया था उनके, सेन साहब के लिए। जापान में उसी टाइम पे एक साहब थे जुरोवाड़ा, उनको तो प्रिजन में डाल दिया था, बंद कर दिया था कारागार में। तो फिर ये पहला ऑपरेशन होने के बाद इंडिया में, फिर सारा गजब होने के बाद बंद हो गया। फिर 1995 में एम्स में हमारे वेणुगोपाल साहब थे, जो वहाँ पे डायरेक्टर थे और मेन हार्ट सर्जन थे। उन्होंने काफ़ी, और वो तो राजधानी में थे, उनके साथ सारा नेटवर्क था, तो उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पास करा लिया, एनाटॉमिकल गिफ्ट एक्ट, एंड देन पहला ट्रांसप्लांट 1995 में हुआ। फिर ये जो जज्बा है कि भाई कोई मर रहा है या मर गया है तो उसके ऑर्गन्स हम दे दे किसी को, ये जज्बा पनपने में भी बहुत टाइम हुआ है इंडिया में। तो आप अगर देखोगे इंडिया में 1995 से 2014 तक सारा सन्नाटा था, ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन ये जैसे जज्बा बढ़ते गया, रिलीजियस लोग आते गए, हिंदूज हो क्रिश्चियंस हो, लोगों को बोलते गए कि दो, ये महादान है। अब एकदम तख्ता पलट गया। अभी बेंगलोर में देखो कितने हॉस्पिटल को अभी लाइसेंस है। सारी इंडिया में, भारत में 84 हॉस्पिटल्स में हार्ट ट्रांसप्लांट चल रहा है, और ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। अब जयदेवा है, एम्स है, पीजीआई है, निजाम है, कोट्टायम मेडिकल कॉलेज है, औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज है, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है। फिर छोटी छोटी गांव, बेलगांव मेडिकल कॉलेज, ऐसे ऐसे गांव में भी अभी कोट्टायम है, हो रहा है हार्ट ट्रांसप्लांट। अब हार्ट ट्रांसप्लांट आम हो गया है, और ऐसी कोई बड़ी आसमान वाली बात नहीं रही है। और आपको ये ताज्जुब होगा कि 3 साल पहले, बिफोर कोरोना आने के पहले, दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में हुए थे, और ना हमारे गवर्नमेंट को मालूम है, ना हमारे आवाम को मालूम है। और हम अभी वहाँ बहुत दूर पहुँचे हैं। ये हार्ट जो है किसी इंसान के सीने से किसी दूसरी जगह से निकाल कर ले आते हैं कि यहीं पर समझाते आपको कि अगर समझो कोई शख्स है और उसका हार्ट अटैक से हो, या कोई इन्फेक्शन से हो, या किसी और बीमारी से हो, हार्ट के मसल्स सब सड़ गए हैं और दिल एकदम कमज़ोर हो गया है, अभी आज मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा, और उसको कैसे तो भी दवा पे चला रहे, वो यहाँ से उठ के बाथरूम जाता है तो हाफता है, तो इसका तो अभी एंड आ गया। तो और ये सारी जो मशीन है इसकी बॉडी की, सारे पुर्जे तो ठीक है, तो जैसे कोई कार है उसमें सिर्फ वो एक पुर्जा खराब हो गया इंजन का, तो आप क्या करोगे, वो पुर्जे को बदलोगे। तो ये शख्स जो इतना प्रॉपरली नॉर्मल है और इसका खाली पंप बिगड़ गया है, वो पंप को निकालो, नया पंप डालो, तो ये होगा नया के नया इंसान, और वो जिएगा। तो वो इतनी सिंपल सी बात है, और वो सर्जरी करना भी बहुत डिमांडिंग बात नहीं है। अभी मेरी जो टीम है 3 लोग तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो
सर्जरी करी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई तुम्हारा हार्ट हमने निकाला क्योंकि आप कोई एक शख्स है वो मरे जा रहा है और वो अभी उसकी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, तो एक टीम होती है हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन टीम। तो जिसका दिमाग मर गया है वो तो आदमी तो वेजिटेबल हो गया और उसको छोड़ देना है, तो वो ब्रेन डिक्लेरेशन होने के डेथ डिक्लेरेशन होने के बाद फिर वो फैमिली अगर मान गई तो फिर वो उसके सारे एक आदमी के वजह से आज 53 या 54 लोगों की ज़िंदगी नहीं हो सकती है एक आदमी से। तो उसका दिल निकाल सकते हैं और दूसरे को डाल सकते हैं। अब दूसरे किसको डालना है वो रजिस्टर होना है, इस चीज़ों पे कोई गफला नहीं होना, इसलिए इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की एकदम पकड़ है। और अभी ये नए गवर्नमेंट के बाद लास्ट 6-7 सालों में और एक नई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पैदा करी, उसका नाम है नोटो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो ये अगर कोई ब्रेन डेथ हो रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो जिनको हार्ट चाहिए, लंग चाहिए, किडनी चाहिए, वो सब रजिस्टर्ड है। तो फिर वो जो नोडल बॉडी है हमारी गवर्नमेंट की, जीवन सार्थकते बोल के एक बॉडी है यहाँ पे कर्नाटक पे, फिर वो इत्तिला कर देती है कि ये ऑर्गन उसको जाना चाहिए। और वो जो इंतज़ार में है कतार में, वो हॉस्पिटल वाइज वो कतार आती है कि भाई, और वो अल्फ़ाबेटिकली चलता है, एम यानी कि मणिपाल, एफ यानी कि फोर्टिस, एन यानी कि नारायणा, तो हमको अल्फ़ाबेटिकली हमारा नंबर लग जाता है। तो ये ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन आता है, ऑर्गन करते हैं। तो इसलिए किसी को अगर हार्ट फेल हो रहा है, ख़राब हुआ है, तो यहाँ तक आने के बाद नहीं जाग जाना है। इसलिए किसी को भी हार्ट कमज़ोर हुआ तो ताबड़तोड़ डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ने देखना है। बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट पे सारी ज़िंदगी चल सकते हैं, लेकिन वो बढ़ रहा है तो ताबड़तोड़ उसको रजिस्टर करना है, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद हार्ट मिलने में 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि किसी की बदकिस्मती इसकी खुशकिस्मती होने वाली है। ये बड़ी थोड़ी क्या बोलते हैं, ज़रा सी मैकाब्रे बात है। हाँ जी हाँ। तो बट हार्ट ट्रांसप्लांट अभी ज़मीन पे आ गया हमारे मुल्क में, हमारे वतन में हार्ट ट्रांसप्लांट वहाँ से यहाँ आ गया। हमको तो सुनने में ज़रा बहुत ही मुश्किल सा मालूम होता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप तो डॉक्टर हैं, कभी ऐसा आपने महसूस किया कि एक बूढ़े इंसान का दिल जो है निकाल कर किसी बच्चे के सीने में रख दिया, या किसी नौजवान का दिल निकाल कर किसी बूढ़े इंसान के सीने में रख दिया? रूमानी बात एक जगह में है और तकनीकी साइंटिफिक बात एक जगह में है। किसको कौन सा हार्ट सूट होता है उसका बड़ा साइंस है और उसके गाइडलाइंस है। तो उस साइंस में भाई वो प्रोटीन, वो ब्लड ग्रुप उसको सेट होना चाहिए, नहीं तो ये बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी। एक दूसरा, उसकी छाती की साइज़ क्या है, और जहाँ से खून वो हार्ट निकाल रहे उसकी छाती की साइज़ क्या है, वो साइज़ भी सूटेबल होनी चाहिए। तो काफ़ी बार हम, अभी मेरा एक लास्ट जो पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट किया था हमने, बच्चा था तमिलियन, उसको एक लेबरर मर गया था वैजाग में, विशाखापट्टनम में, और वो था 31 साल का जवान, और ये था बच्चा। बट वो हार्ट हम इसको बिठा सके क्योंकि ये बच्चे का हार्ट ऑलरेडी चौड़ा हुआ था, बड़ा हुआ था। तो वो जो नॉर्मल था शख्स जो एक्सीडेंट में मर गया था, उसका हार्ट इसके लिए बराबर था उस साइज से। तो वो एक गाइडलाइन है किसका हार्ट किसको डाल सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रही कि और 60 साल के बाद यूजुअली हम नहीं करते हैं। जी हाँ, उनके जज्बात और एहसासात में किसी तरह को कोई फर्क नहीं। हर इंसान की जो दिल की जो है एक कहावत है इंग्लिश में कि साइंस इज एन अकाउंट ऑफ डेड रिलीजन, विक्टर ह्यूगो। कि जहाँ साइंस का आगाज होता है वहाँ रिलीजन बंद हो जाता है, क्योंकि रिलीजन पे हम एक एब्स्ट्रैक्ट सा बिलीफ रखते हैं। साइंस हार्ड ट्रूथ है, तो वो नहीं होता है। हाँ, तो हम जो बोलते हैं ना कि इसके दिल में खौफ है, इसके दिल में प्यार है, वो तो रूबानी बात रही। वो तो मैकेनिकल पंप है और वो पंप एकदम तगड़ा है। 150 साल जो वो तो ऐसे ही डट के काम करेगा। ये कुदरत के मौजूज़े हैं ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने बॉम्बे में भी अपना काफ़ी अरसा गुजारा है और आप बॉम्बे हॉस्पिटल से काफ़ी अरसा जुड़े रहे हैं, तो आप मुझे बॉम्बे के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। मेरा MBBS हुआ गुलबर्गे में, फिर मुझे गवर्नमेंट सीट में भेजा गया दावणगिरी, मैं वहाँ पे MS किया, और फिर द बेस्ट मेडिकल सीन इन इंडिया, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, अर्ली 70s की, was बॉम्बे।
बॉम्बे में सब इंडिया के आतिथ्य महारथी वहाँ हुआ करते थे, तो मेरा तो वही चार्म था कि मैं बेस्ट के साथ पलूँ। और फिर मैं बॉम्बे चले गया डिफरेंट जनरल के साथ काम करने। और उस टाइम पे मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में इसलिए गया कि एक नया स्पेशलिटी का आगाज़ हो रहा था, वैस्कुलर सर्जरी, यानी कि सारी जो खून की नसें होती है ना उनकी सर्जरी, चाहे किडनी की हो, यहाँ की हो, वहाँ की हो। तो एक टीपी कुलकर्णी साहब बोल के थे जो ह्यूस्टन से आए थे पढ़ के, ये जो डेंडन कुली साहब है और एक कुलकर्णी साहब है, वो दोनों क्लासमेट थे, एक ही बैच। और ये कुलकर्णी साहब वाज द ओनली सर्जन हु वाज डूइंग ऑल काइंड ऑफ वैस्कुलर सर्जरी इन इंडिया। तो मैं बड़ा हट करके उनको मना के उनके साथ पे जाके काम शुरू किया। 1.5 साल था मैं उनके साथ में। ही वॉज द ओनली ट्रू वैस्कुलर सर्जन ऑफ इंडिया एंड वो टीम थी वो और मैं बस। तो मैं काफ़ी सीखा उनके साथ। और फिर दैट वाज नॉट इट वाज जस्ट ए ट्रेनिंग। तो हमें बराबर से एक डिग्री और एक रुतबा चाहिए, तो उसके लिए MCH करना था। अब MCH सबसे बेस्ट कहाँ है? सबसे बेस्ट उस ज़माने में था केईम हॉस्पिटल बॉम्बे, आज है एम्स इन दिल्ली। तो वहीं जाना था मुझे, तो मैं वहाँ पे बड़ा ट्राई करके अप्लाई करके मुझे वहाँ सीट मिल गई। और फिर मैं यहाँ से वहाँ चले गया, फिर वहाँ सारा मेरा MCH करके, तो मैं काफ़ी साल वहाँ था। इसकी वजह से काफ़ी नेटवर्किंग हुआ मेरा, मैं काफ़ी पॉपुलर जूनियर था। जब मेरा MCH ख़त्म हुआ तो मेरे लिए सारे दरवाजे बॉम्बे में खुले थे। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे यहाँ पे हमारे रामकृष्ण हेगड़े साहब चीफ मिनिस्टर थे और ये ख्वाब जग गया था कि ये जयदेवा इंस्टीट्यूट बनाए, एक इंस्टीट्यूट बनाए हार्ट सर्जरी की स्टेट के लिए। तो उन्होंने एक जगह भी मुकर्रर करी थी विक्टोरिया हॉस्पिटल कैंपस में। उस ज़माने में स्टेंट, एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ नहीं था, तो सारा एवरीथिंग वाज सर्जरी। तो अनलेस देयर इज़ अ गुड, अच्छा माहिर सर्जन रहा तो उसके ऊपर इंस्टीट्यूट बांध सकते हैं। और उन्होंने पकड़ा मुझे और मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आना बॉम्बे से तो मुझे काफ़ी डर सा लगता था। लेकिन जब मैंने ये कंसेप्ट सुना तो मुझे चार्म्स आ गए। थोड़ा इमोशनल डिसीजन रहा मेरे लिए, प्रैक्टिकल डिसीजन बिल्कुल नहीं था। और फिर मैं ऐसे एक इमोशनल विम पे हेगड़े साहब की बात मान के बेंगलोर आया और हमने बहुत काम किया। कुछ साल मैं बहुत हफ्ता कभी मैं घर जाता भी नहीं था। और ये जो इंस्टीट्यूट बन गई, फिर हमें लकीली मेरे लक से वीरेंद्र पाटिल साहब CM बन गए। वीरेंद्र पाटिल साहब मेरे फैमिली से है। तो मैं मेरी जो बड़ी चाची है ना, कन्नड़ा में दोड्डम्मा बोलते, वो उनकी बेटी है। और उनके साथ, और मेरा क्या था, मेरा थोड़ा सा एक मेरी जगह थी फैमिली में कि भाई ये बच्चा अच्छा है और जो भी बोलता है वो तुक की बात बोलता है। तो वीरेंद्र पाटिल साहब मुझे सीरियस लेते थे और हम कभी ऐसी किसी की फेवरेटिज्म की वगैरह बात कभी पूछते भी नहीं थे। तो उनसे मैंने एक ही काम पूछा था कि हम जयदेवा वहाँ छोटे माहौल में फंस गए हैं विक्टोरिया में, हमें जगह दो। और वो उनको जो IAS ऑफिसर थे उन सब ने मना किया था। लेकिन बिकॉज ही थॉट दैट वट एवर आई से इज सीरियस एंड इट हैज़ अ मीनिंग, तो उन्होंने काफ़ी सबसे झगड़ा करके सबके खिलाफ होके 14.5 एकड़ की ज़मीन वहाँ दे दी। उसमें से 2-2.5 एकड़ ज़मीन फिर बाद में वो एनक्रोचमेंट हो गई वहाँ पे। और बट वो तो अलग बात है। लेकिन वहाँ पे जयदेवा बना, कर्टिसी वीरेंद्र पाटिल। बाद में उनको स्ट्रोक आया, वो गए। लेकिन फिर वो जो गाड़ी चली जयदेवा की, कोई नहीं रोक पाया। मैं देखता हूँ ना कि अगर सबके भले की बात कुछ बनने वाली है ना, तो सब दरवाजे खुल जाते हैं। और हमने, और कोई भी इंस्टीट्यूशन आप नहीं बनाते हो ना, तो उसमें सबसे अहम बात ये है, मुल्क बनाओ, इंस्टीट्यूशन बनाओ, पहले 2-3 साल में आप जो एक कल्चर डालते हो ना वहाँ पे, वही उसकी तारीख बन जाती है कि भाई वो कल्चर अगर अच्छी है तो न जाने कितने बुरे लोग बाद में आ जाए, वो कल्चर नहीं बदल पाते हैं। और हमने अगर बुरी नींव डाल दी, बुरी कल्चर डाल दी, कितने भी अच्छे लोग बाद में आने दो, उसको बदल नहीं पाते। हमने एक अच्छी कल्चर जयदेवा में डाली। आज कहाँ से कहाँ गए जयदेवा? हाँ, कहाँ से कहाँ गए? सब लोग लाइक दे आर जेलस ऑफ इट, समझे ना? तो उस जमाने में जब आपने शुरू किया ना, तो लोग सब आप पर हंसते होंगे कि क्या काम कर रहे हैं। मुझे हंसे बॉम्बे में, क्योंकि मैं सबका लाडला था और मेरे लिए अच्छे ऑफर्स थे। और मैं बोला कि मैं स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, बेसिक सैलरी है 1400 रुपए, और ऐसा मैं वहाँ पे करने वाला हूँ। हम इस जिद्दोजहद के लिए जा रहे हैं। तो सब हंसे। लेकिन क्या है, जवान है
आइडियलिस्टिक है, जाने दो, मरने दो, आएगा वापस। वापस आ तो जाएगा। मेरे जो वहाँ पे गॉडफादर थे उन्होंने बोला ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जी। कि तेरे लिए ये दरवाजा 12 महीने खुला रहेगा, 12 महीने के बाद ये दरवाजा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला कि दरवाजे को अभी बंद कर दो, हमें नहीं आना है, क्योंकि हमें मालूम था कि हम क्या करने जा क्या रहे हैं। करना है? अच्छा था, बट ये बड़ी अच्छी, बहुत हसीन मेमोरी सी You हो were गई so है। confident about it. हाँ, जी, we were very confident। जी। और यहाँ पे क्या था ना, हर से नहीं थी हम्म, यहाँ कर्नाटक में, बेंगलोर तो छोड़ो, कर्नाटक में नहीं थी। नहीं थी, जी। हमें मालूम था कि हम जो भी करेंगे उसका जो फल है वो सबको मिलेगा और स्टेट का सारा पूरा पिक्चर बदल जाएगा। एक्चुअली ऑन अ बिगर स्केल जी, साउथ इंडिया में केरला, आंध्रा, जी, हाँ, कोई डेवलपमेंट नहीं था। नहीं था। जयदेवा ने बहुत इंस्पायर किया, निजाम इंस्टीट्यूट वाज इंस्पायर्ड बाय जयदेवा। बाद में केरला में तो अब इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि उस जमाने में केरला क्या था हेल्थ केयर में और आज क्या है। और हार्ट ट्रांसप्लांट का, हार्ट बदलने का माजरा अभी यहाँ तक गया है इंडिया में, तो हम सब जगह कर रहे हैं तो अलग बात है, जी, पर दुनिया भर में आप देखोगे तो तरक्की दो तरफ जा रही है। क्योंकि कितने दिल आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कोई मरेगा तो उसका हार्ट निकालोगे, तो एक लिमिट है कि कितने हार्ट हमें मिलेंगे और कितने लोगों को हार्ट चाहिए, उसकी तादाद तो बहुत बड़ी है हमारी कंट्री में। तो आगे की जो तरक्की है वो दो रोड पे जाने वाली है। एक तो है कि भाई सारा जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, वो है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चल रही है, तो क्यों ना हम आर्टिफिशियल पंप बनाएं और उसको डाल दें अंदर, इस झमेले में पड़े ही क्यों। तो आर्टिफिशियल हार्ट, और आर्टिफिशियल हार्ट इतने स्लीक हो रहे, हम सब अभी इंडिया में हर शहरों में चल रहा है अभी ये आर्टिफिशियल लेफ्ट हार्ट, आर्टिफिशियल राइट हार्ट डालना वगैरह। तो ये हो सकता है कि हम बहुत ही अच्छी तरह का आर्टिफिशियल हार्ट बनाएं। आर्टिफिशियल हार्ट आजकल जो बनता है उसका जो एनर्जी सोर्स है वो दीवार में सॉकेट है और वहाँ पे वायर है और वो लगे है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। और बैटरीज़ है और बैटरीज को लगाया हुआ है, तो इसका सोर्स बाहर है। जब तक वो रहेगा तो ये इसमें कोई बराबर से लुत्फ नहीं आएगा। बट जल्दी ही हम ऐसा कुछ लाएंगे जो उसका पावर सोर्स भी अंदर ही रहेगा, जैसे अभी ये फ़ोन की LED बैटरी है, बट वो कब आएगा मालूम नहीं। वो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि भाई इतने अनगिनत एनिमल्स है, प्राणी है, उसमें एक है पिग का और ह्यूमन का हार्ट जो है ना, और सारा इसका इम्यूनिटी वगैरह थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा कुछ करें कि भाई इस पिग हार्ट को हम निकाल के ह्यूमन में डालें, हो सकता है बबून, मंकी, हो सकता है पिग, लेकिन अभी आसान पिग है। और अमेरिका में ऑलरेडी हो गया, परसों हुआ कि एक पिग के हार्ट को उन्होंने पिग को जेनेटिकली ट्रीट किया और ट्रीट करके उस हार्ट को थोड़ा जेनेटिकली फ्रेंडली बनाया और फिर निकाल के डाल दिया, और वो सक्सेस हुआ और सारी दुनिया में धूम मच गई। लेकिन बहुत लोगों को याद नहीं है 1997 में इंडिया में, आसाम में एक डॉक्टर बरुआ करके थे, कार्डियक सर्जन, कलकत्ता में करते थे। वो ज़रा सा क्रैक से थे, लोगों से बराबर से दोस्ती मिलाप नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने उस ज़माने में एक पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया इंडिया में। और उनके साथ में एक डॉक्टर हो करके थे हांगकांग से, वो आके उनके साथ रहे थे। उन्होंने दोनों ने एक्सपेरिमेंट करके एक पेशेंट को कर दिया। वो पेशेंट कुछ दिनों के बाद मर गया, अलग बात है। और उनके ऊपर इतना बवाल हो गया मीडिया में, हमारी मीडिया आपको मालूम है, इतना बवाल हो गया, उनको जेल हो गई। तो वो अलग बात है। लेकिन वो एक रास्ता है कि जेनेटिकली मैनिपुलेटेड हार्ट्स या टोटली आर्टिफिशियल हार्ट, और हो सकता है 10 साल के बाद ये या ये, और फिर ये हार्ट किसी का अगर ख़राब हुआ तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा आसान बन जाएगा। नाजरीन, ये थी डॉक्टर विवेक जौली से खुसूसी मुलाकात की दूसरी कड़ी, तीसरी और आखिरी किस्त मुलाहिजा करें कल रात 14 मार्च को रात 9 बजे सिर्फ सालात डिजिटल यूट्यूब चैनल पर।